मैं समझ सकती हूँ मेरी माताएं बहनें कितनी कितनी दूर से आई हुई हैं। अभी मैंने मेघा कुशवाहा को सुना, विदिशा से आई है मेरी बेटी। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, कह देना अपने मम्मी पापा को और कह देना जिनके साथ आपको बहुत लंबा समय बिताना है जीवन का। एक घर से आप दूसरे घर में विदा होकर के तो आ गई, लेकिन जो सास ससुर के रूप में आपको माता पिता मिले हैं उनको मेरा बहुत बड़ा सैल्यूट, सम्मान उनको मेरे तरफ से। क्योंकि आपके जैसी बेटियों को जो उनके रूप में, उनके घर में तो वो बहू के रूप में गई, लेकिन मुझे लगता है कि बेटी से ज़्यादा बड़ा दर्जा उन्होंने आपको दिया है। ऐसे लोग हमारे समाज में सम्मान के पात्र हैं। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस मंच पर भाई योगेश मान सिंह कुशवाहा जी का। आज इस सभागार में हमारी बहुत सारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां एकत्रित हैं, लेकिन जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आई उन्होंने कहा कि दीदी हमें अपने समाज की महिलाओं के बीच में आपको लाना है, उन महिलाओं से आपकी वार्तालाप करानी है। तो उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि जितना हो सकता है आप लोगों को मुझसे मिलकर के खुशी होगी, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे आप लोगों से मिलकर खुशी हो रही है कि घर की चार दीवारी से निकल करके आप एक कदम बढ़ करके यहाँ आई हैं। और मैंने आज पहली बार इस मंच पर 50% हमारी ऐसी महिलाएं थीं जो पहली बार बोल रही थी। मैं सैल्यूट करती हूँ आप सभी को कि भले ही आपने एक लाइन बोली हो, लेकिन आपके हौसले को सलाम है, क्योंकि इस मंच पर बोलने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत निडरता चाहिए। आपने जो प्रयास किया, आपके उस प्रयास को सम्मान। और अगेन मैं मान सिंह कुशवाहा भाई साहब का सम्मान करती हूँ, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ में ही उनकी पत्नी, मैं करीब 2-3 साल से भाई साहब को जानती हूँ। मैं कमला भाभी को कहना चाहूँगी कि आप दोनों का संबंध जो है, मुझे आज के समय में माता सावित्रीबाई फुले जी और हमारे सामाजिक क्रांति के दूत महात्मा ज्योतिबा फुले जी की तरह समझ में आता है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि एक कदम हमारे भाई आगे बढ़कर के अपनी पत्नी का साथ दे रहे हैं। तो कमला भाभी और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में मंच पर ही आसीन चाचा समान, पिता समान नारायण सिंह कुशवाहा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में ही श्रीमती शारदा कुशवाहा जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है महिला प्रकोष्ठ की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। श्री देवी कुशवाहा भाई जो कि जिला अध्यक्ष हैं भोपाल में, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उतनी देर से आप लोग अभी सुन रहे थे भाई गोपाल को, मैं लास्ट टाइम भी आई, आपकी एंकरिंग, आपकी कार्यशैली, आपको सारे कामों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैलाश कुशवाहा भाई जो कि जिला अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। श्रीमती ओमवती कुशवाहा जी जो कि जिला अध्यक्ष है प्रांतीय कुशवाहा महिला महासभा भोपाल से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीमती बबीता कुशवाहा जी जिन्होंने कहा हम पहली बार बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपका पहली बार बोलना शुरुआत हो सकती है, लेकिन आखिरी नहीं, अंत नहीं, आगे आप बहुत निडरता के साथ बोलेंगे। और अभी आपने सुना श्रीमती संध्या कुशवाहा जी को। हमारे समाज में मुझे लगता है कि हमारी बहनों को अगर निकलने का मौका मिल जाए या वो परिवार के अंदर अपने हिताधिकार की लड़ाई लड़कर के आगे निकले, तो ऐसी बेटियों के रूप में, ऐसी सशक्त महिला के रूप में आपके सामने होती। उनके विचार सुने आप लोगों ने, कितनी निडरता के साथ उन्होंने बात रखी। तो हर घर में मुझे लगता है कि हमारी माताओं बहनों को इस तरीके से आगे आना चाहिए। आपके विचार बहुत अच्छे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीमती नेहा कुशवाहा जी का, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीमती जयंती कुशवाहा जी और तमाम यहाँ पर दीर्घा में बैठी मेरी माताएं बहनें, मंच पर बैठी मेरी माताएं बहनें। अभी यहाँ पर एक मुश्ताक भाई थे, वो रहते हैं दुबई में,
राजस्थान के रहने वाले हैं और उनकी बहन की शादी भोपाल में हुई है। जब उनको पता चला तो अभी वो इस मंच पर आए और उन्होंने शाम को मुझे आमंत्रित किया है। उनका नाम लेना इसलिए जरूरी है, ये कार्यक्रम हमारा है प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश का, लेकिन जाति के धर्म के बंधनों को तोड़ करके हमारे देश की जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, ये हर धर्म जाति लिंग के व्यक्ति में मौजूद है। और देखिए वो मुस्लिम भाई आज आपकी बहन के सम्मान के लिए भोपाल में आ गया। तो ऐसे भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ में ही प्रांतीय कुशवाहा महासभा की जितनी टीम है यहाँ जिले की, प्रदेश की, उस सारी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मंच पर बैठे अभी आपने स्वयं एडवोकेट स्वयं अम्बेडकर जी को सुना। साथ में ही यहाँ पर खड़े हुए हैं ये अभिषेक पाल, ये बेटा आपके मध्य प्रदेश का है, स्वयं दिल्ली से आते हैं, मेरे साथ पूरे भारत के बेटे काम कर रहे हैं। और मुझे गर्व है कि मैं उस समाज से आती हूँ कि इस देश के अंदर मुझे नहीं पता था बेटी के समाज की है, जिस बेटी निर्भया को मैंने न्याय दिलाया। तो हमें गर्व है अपने संस्कारों पर, अपने विचारों पर कि हम लोग एकजुट होकर के इस देश के लिए सोच रहे हैं। तो ये बेटा जो है भोपाल से है, भिंड से है, हमारे चैम्बर में हमारे साथ में काम करता है। इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे आपके घरों के, लेकिन आप लोग कोशिश करिए उनको घर से बाहर भेजने की। आज हम माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मना रहे हैं। अभी गोपाल भाई ने पूछा यहाँ पर कि कितनी माताएं बहनें ये जानती हैं कि माता सावित्रीबाई फुले जी कौन थी। तो इस सभागार में आने से पहले शायद 10, 15, 20 हमारी माता बहनें इस बात को जानती होंगी, लेकिन उसके बाद इस सभागार में आने के बाद करीब यहाँ पर हर कोई जान गया कि माता सावित्रीबाई फुले कौन थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो माता सावित्रीबाई फुले थी, उन्होंने घर की चार दीवारी को लांघा, घर से बाहर निकली, अपने पति के सहयोग से उन्होंने पढ़ाई की, तभी उनको सिर्फ हम लोग नहीं पूरा विश्व जानता है कि माता सावित्रीबाई फुले कौन थी। इस देश की पहली महिला शिक्षिका थी जिन्होंने देश की बेटियों के लिए पहला विद्यालय बनवाया। अगर वो विद्यालय नहीं बन पाती तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाती। बिना शिक्षित हुए बहुत मुश्किल है इस समाज में राजनीति करना, एडमिनिस्ट्रेशन में भागीदारी करना, एडवोकेट बनना, डॉक्टर, इंजीनियर बनना असंभव है, कुछ भी संभव नहीं है। जिन सारी चीजों पर अधिकार किसका था? सिर्फ पुरुषों का। अभी एक मंचन किया गया है, यहाँ पर नाटक किया गया, हमारी बेटियों ने बेटों ने मिलकर के, जो थिएटर इनका ग्रुप है, वो मैडम अभी यहाँ नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा मंचन किया। सावित्रीबाई फुले जी पहले विद्यालय जाने के लिए मना करती हैं, लेकिन जब उनके अपने बेटे की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले जी बताते हैं कि अगर आपको बेसिक जानकारी भी होती तो शायद ये बेटे की मृत्यु नहीं होती। आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं मेरी माताओं बहनों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आपको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपको नौकरी करनी है, आपको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि आपको राजनीति करनी है। अगर आपको परिवार के अंदर भी रहना है तो आपको इसलिए पढ़ना है कि जिस छोटे से बच्चे का आप लालन पालन कर रही हैं, जिस बेटी को आप बड़ा कर रही हैं पाल पोस करके, उसको बता सके कि क्या सही है क्या गलत है, उसको आप बता सके कि माता सावित्रीबाई फुले कौन थी, उसको आप बता सके कि बेटा जब आप घर से बाहर निकलो तो कोई अगर आपके साथ छेड़खानी करे तो उसका विरोध कैसे किया जाएगा। आप उस बेटी को ये बता सके कि ससुराल में जब आप जाएं तो आपके साथ कोई गलत करे तो उसका आप विरोध कैसे करें। उस बेटी को आप ये बता सकें कि हमारे भारत की जो संस्कृति है, एक बेटी को विदा करके जब घर ससुराल भेज दिया जाता तो जितनी बात वो अपनी माँ की मानेगी
उससे ज्यादा बात अपनी सास और ससुर की माने, क्योंकि रिश्तों को तोड़ना नहीं है, रिश्तों को जोड़ना है, ये हमें सिखाना है। और ये सारी चीजें शिक्षा से, जागरूकता से संभव होंगी। माता सावित्री बाई उस समय जब विद्यालय जाती थी पढ़ाने के लिए, उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, वो साड़ी अपनी दूसरी लेकर के जाती थी, बदल लेती थी। घर में आकर के परेशान जब होती थी, महात्मा ज्योतिबा फुले जी से रो जाती थी और ये कहती थी कि मुझसे नहीं होगा। तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी क्या कहते थे उनसे कि सावित्री, अगर आज आप घर बैठ गई तो सदियों से घर की चार दीवारी में बंद हमारी माताएं बहनें, जिनके साथ इंसानों जैसा भी व्यवहार नहीं किया जा सकता, उनके लिए कौन संघर्ष करेगा। तो ये जो कीचड़ है इसको आप झेल लो, क्योंकि आगे आने वाला भविष्य हमारे देश की माताओं बहनों के लिए, उनको जागरूक करने के लिए आप कर सको। तो आप लोगों से भी मेरा यही कहना है कि हो सकता है समाज छीटाकशी करे, समाज कमेंट करे, हो सकता है घर के अंदर आपको वो सम्मान नहीं दिया जाए जिसकी आप हकदार हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ाई शुरू की, लेकिन अगर आप जागरूक हो गई, मैं दावे के साथ कहती हूं, जो चीजें आप लोगों ने झेली, आपकी आगे आने वाली बेटी नहीं झेलेगी। किसी की बेटी फांसी के फंदे पर नहीं झूलेगी। माँ बाप 10, 15, 20, 50 लाख की शादी कर देते हैं और फिर पता चलता है कि ससुराल में और दहेज मांगा जा रहा है, या तो बेटी को किसी ने मार दिया, या बेटी फांसी के फंदे पर झूल गई, या सिलेंडर फट गया, और हम लोग क्या करते हैं, रो करके रह जाते हैं। उसी बेटी को अगर आपने सशक्त बनाया होता, उस बेटी को दहेज के लिए पैसे इकट्ठे ना करके उसको पढ़ाया होता, उसको जमीन जायदाद में हिस्सा दे दिया होता, मैं दावे के साथ कहती हूं आपके बेटों के बराबर बेटियां आपकी खुशामद भी बुढ़ापे में करती और आपको कभी दुखी नहीं होने देती। लेकिन पहले आपको वो हक अधिकार तो उनके देने पड़ेंगे। अभी यहाँ पर जो मैडम थी बोल करके गई, जो थिएटर उनका है जिसने नाटक का संचालन किया, कि एक हमारी बेटी रो करके अपने घर में रह गई, उसकी मदर ने उनको आने नहीं दिया। मैं उस मदर को भी दोष नहीं देती हूँ उतना, उस माता को भी उतना दोष नहीं देती हूँ, क्योंकि उस दर्द को बहुत सारी महिलाएं महसूस करती हैं। क्या वो स्त्री उस घर में आर्थिक रूप से मजबूत है? क्या वो स्त्री अपने घर में ये निर्णय ले सकती है कि अपनी बेटी को बिना पति के परमिशन के कहीं भेज दे? उस दर्द को नहीं हम लोगों ने समझा। अगर वो बेटी, मैं दावे के साथ कहती हूँ, जो यहाँ पर आज नहीं आ पाई, अगर उसकी माँ पढ़ी लिखी, बहुत इंटेलिजेंट, सशक्त महिला होती, वो बेटी आज इस मंच पर आ चुकी होती। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा है उसको, लेकिन फिर भी एक कदम उसको प्रयास करना चाहिए था। वो संघर्ष झेल करके जो माता सावित्रीबाई फुले ने झेला, कि भले ही आप वो निर्णय नहीं ले पा रही थी, लेकिन एक कदम आगे बढ़ करके अपनी बेटी को आगे भेजना चाहिए था। जो चीजें आप नहीं कर पाई वो आप अपनी बेटी के माध्यम से करवाइए। यहाँ पर कितनी सारी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं नहीं कहती हूँ आप लोग कहीं पर शिक्षिका हैं, कहीं टीचर हैं, या कहीं कुछ कर रही हैं। अगर आप घरेलू महिला भी हैं, अगर आप काम भी कर रही हैं, सिर्फ किचन तक सीमित हैं, या खेती बाड़ी में भी सहयोग कर रही हैं, तब भी आप सम्मान की पात्र हैं, क्योंकि आप जो काम कर रही हैं इस ताकत को समझिए। अगर वो काम आपका खाना बनाने का, पशुओं को पानी पिलाने का, घर की साफ सफाई करने का, घर में कपड़े लत्ते धोने का, अगर आप नहीं करेंगी तो एक पुरुष न तो नौकरी कर पाएगा न बिजनेस कर पाएगा। और इसीलिए कहा जाता है, देश का सर्वोच्च जो न्यायालय है, जिसको न्याय का मंदिर कहा जाता है, उसने एक बार ऑर्डर किया था कि पति की आधी सैलरी पर पत्नियों का अधिकार है, क्योंकि आप वो काम तभी कर पा रहे हैं जब आपकी पत्नी आपको घर में खाना बना करके खिला रही है। अगर वो काम भी आपको करने होता तो आप इतना पैसा नहीं कमा पाते, आप बाहर इतना काम नहीं कर पाते। ये अधिकार है।
आप लोगों का अपने पति से पैसे मांगने का भी, अपनी बेटी के लिए भी खर्चे निकालने का, अपने ऊपर भी खर्च करने का। 2005 में एक कानून आया जिसको बोलते हैं संपत्ति का अधिकार अधिनियम। उस कानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि पिताजी की संपत्ति में बेटों के बराबर बेटों को भी उतना ही अधिकार है। यहां पर जितनी मेरी माता बहनें बैठी हुई हैं, एक बार हाथ ऊपर करके बताइए कि कितनी माताओं बहनों ने अपने पिताजी की प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मांगा है। बताइए कितने लोगों ने मांगा है? किसी ने नहीं मांगा है। किसने मांगा है? एक उधर से हाथ आ रहा है, एकमात्र हाथ आ रहा है। अब बताइए, आप जब आर्थिक रूप से आप मजबूत नहीं होंगी तो चुनाव में तो पैसे खर्च होते हैं ना। आपके पास पैसे नहीं है, चुनाव कैसे लड़ेंगी? बहुत कम ऐसी हमारी माता बहनें हैं जिनके पति, जिनके भाई, जिनके पिता योगेश मान सिंह कुशवाहा भाई जैसे पार्टनर हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि महिलाओं को भागीदारी आगे देनी चाहिए। माता सावित्रीबाई फुले जी इसलिए आगे बढ़ गई, ये बात मुझे कहने में बिल्कुल हर्ष नहीं है, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले जी उनके साथ थे। उस दौर में आज से करीब 150-200 साल पहले की बात है ये। सोचिए हम कितने पिछड़े हुए हैं। 1831 में माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ। 9 साल में शादी हो गई, बच्ची थी। उस टाइम हमारे देश में बाल विवाह प्रथा थी, लेकिन पति के रूप में जो उनको पार्टनर मिले, उन्होंने उस चीज को समझा। और आज भी मैं ये बात कहती हूं, उस व्यक्ति की, उस पुरुष की क्रांति का, उसके पॉलिटिकल एक्टिविटी का, उसके इंटेलिजेंट होने का कोई मतलब नहीं है अगर वो अपने घर की पार्टनर को आगे नहीं कर सकता, अपनी पत्नी को नहीं पढ़ा सकता, अपनी बेटियों को नहीं आगे बढ़ा सकता। कोई मतलब नहीं है। आप कहां क्रांति कर रहे हैं? समाज में। समाज का हिस्सा तो आपका परिवार भी है ना, तो फिर परिवार की स्त्री कैसे बिना पड़ी रह गई? परिवार से शुरुआत करिए। और महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने, मुझे फख्र है इस बात का कि इस पूरे देश के अंदर अगर मैं एक व्यक्ति को आज मुझे कहा जाए कि व्यक्तिगत रूप से अगर किसी का सबसे ज्यादा सम्मान एक स्त्री के लिए अगर मैं देखती हूं मेरी नजरों में, तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी हैं, जिन्होंने उस दौर में जब बेटियों को घर से निकलने का अधिकार नहीं था, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाला, उनका सहयोग किया, उनका साथ दिया और उन्हें इस काबिल बनाया कि उन्होंने देश की लाखों करोड़ों बेटियों को आज पढ़ने लायक बना दिया और भागीदारी दे दी। हमारी बेटियां आज अंतरिक्ष में जाकर के भी सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में जा रही हैं। हमारी बेटियां आज पायलट बनकर के जहाज उड़ा रही हैं। हमारी बेटियां एडवोकेट बन रही, हमारी बेटियां मुख्यमंत्री बन रही, हमारी बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर बन रही हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान लिखा, वो हमारे समाज से आने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जी को अपना गुरु मानते थे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक कदम महात्मा ज्योतिबा फुले जी से आगे बढ़ करके, क्योंकि पहले तो उनको शिक्षा दे दी गई, शिक्षा की शुरुआत हो गई, अब लगा कि इस देश के अंदर प्रथा चली थी, एक राजा की 3 रानियां थी। और सब लोग फख्र से कहते एक राजा की 3 रानियां। भाई एक राजा की 3 रानियां क्यों होंगी? इस पर कभी किसी ने सवाल उठाया, कभी सोचा? उस राजा के पास संपत्ति है, उसके पास अधिकार है, उसके पास साम्राज्य है, वो एक नहीं 10-15 भी शादियां करेगा और एक स्त्री घुटती रहेगी, मरती रहेगी कि उसका पति कभी उससे सम्मान से बात करेगा। लेकिन जब बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा तो हिंदू कोड बिल, आज मैं मेरी माताओं बहनों से कह रही हूं कि अगर आप लोग YouTube देखते हैं, अगर आप लोग टिकटॉक देखते हैं, अगर आप लोग रील्स देखते हैं, आपके पास एंड्रॉयड फोन है, तो बाबा साहब का हिंदू कोड बिल लिखिए ऊपर और फिर उनके विचार सुनिए। वो इस देश में कैबिनेट मंत्री थे उस समय, और जब उन्होंने कहा कि हमारे देश में
पुरुषों सिर्फ एक शादी करेंगे, अगर उन्होंने दूसरी शादी की तो वो अवैध मानी जाएगी, इलीगल मानी जाएगी, उस व्यक्ति को सजा होगी। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने किया। आज यहाँ जितनी माता बहनें बैठी हुई हैं, अगर किसी का पति दूसरी शादी करता है, आप FIR करा करके जेल में डलवा सकती हैं, क्योंकि पहले एक को तो मेंटेन करो आप। ये अधिकार आपको बाबा साहब ने दिलवाया। पूरे देश के संगठन एक हो गए और बाबा साहब का विरोध करने लगे। बाबा साहब का जब विरोध होने लगा इस कानून को बनाने के लिए, तो आप समझिए कि बाबा साहब ने कहा, मुझे एक कैबिनेट मंत्री का पद नहीं चाहिए। इस देश की जो 50% आबादी है महिलाओं के, आज हम उसके लिए, उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। अभी तक 2 पुरुषों के नाम लिए हैं जिन्होंने इस समाज से स्त्रियों के लिए लड़ाई लड़ी है। 2 स्त्रियां पहले नहीं निकल पाई हैं। आप सोचिए कि पुरुषों की कितनी बड़ी भागीदारी की जरूरत है। हालांकि इस सभागार में ज्यादा हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आपको अधिकारों से मैं परिचित करा रही हूं, लेकिन ये भी सच है कि उससे ज्यादा आपके पति को, आपके बेटे को, आपके अधिकारों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि उसके सहयोग के बिना संभव नहीं है। मैं जब बहुत छोटी थी, मेरे गांव में मेरी बहुत सारी बेटी यहाँ से बोल करके गई है, मैं नाम भूल गई इनका, अभी ये जा रही हैं, राखी कह रही है मैं बहुत बड़ा मंच मिला। बिल्कुल बहन, मैं मानती हूँ कि हम लोगों के लिए मंच भी बड़े लेना छोटी बात नहीं है। बहुत निडरता से बोल करके गई कि आप अपने बेटों को संस्कार दे दीजिए, हमारी बेटियां तो अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। इस बात में कितनी बड़ी बात है। दिल्ली में जब निर्भया के साथ अपराध हुआ, वो बेटी 8 बजे के समय आ रही थी बस से, उसके साथ 6 लड़कों ने गैंग रेप किया, उनका मर्डर कर दिया। किसने किया, सवाल ये है। वो लड़के जो मानसिकता थे, उस मानसिकता ने की। अगर वो उस समय रात में ना निकलते, वो अपराध नहीं करते, तो हमारी बेटी तो अपने आप सुरक्षित होती। तो किसको ज्यादा संभलने की और संस्कार देने की जरूरत है? बेटों को। किसको है बताइए आप लोग। तो भाई बेटियों पर, स्त्रियों पर सदियों से लांछन क्यों लगाया जाता है कि आप पल्लू यहां तक करो, आप कपड़े ऐसे पहनो, आप कम बोलो। क्या हमने ये पूरी सत्ता बनाई है? बताइए, हम लोगों ने कोई धर्म बनाया है? इस मध्य प्रदेश में भी मैं बहुत धार्मिक बाबाओं को सुनती रहती हूँ, धर्म में विश्वास करती हूँ, लेकिन आडंबरों में भी नहीं। और हमारी माता बहनें भी वहां पर जाकर के बैठती हैं। मैं कहती हूँ उससे अच्छा है बाबा साहब अंबेडकर जी को, माता सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ लीजिए, वहां जाने से कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचिए, ना महिलाओं ने धर्म बनाए, ना हमने 4 दीवारी बनाई, ना हमने किसी देश का बॉर्डर बनाया, ना हमने परमाणु बम बनाए, ना हमने हथियार बनाए, हमने कुछ नहीं बनाया। फिर भी कहेंगे कि मां भारत एक स्त्री के वजह से हो गया। अरे भाई, 2 परिवारों का आपस का घमंड था, चाचा भाइयों का लड़ गए आप लोग, और उसमें आप किसी स्त्री को दोषी ठहरा रहे हो। क्योंकि जब भी इस तरीके का कुछ भी हो तो उनको एक सबसे कमजोर कड़ी चाहिए जो अपने लिए खड़ी नहीं हो पाती है। वो कमजोर कड़ी वो स्त्री को बना देते हैं। इसीलिए अपनी ताकत को आपको समझना है। अभी मैंने जो बात की है कि 2005 में संपत्ति का अधिकार अधिनियम आया है, मैं आज आप लोगों से कहती हूं, क्योंकि ओबीसी, SC, ST माइनॉरिटीज के अंदर, इस देश के अंदर जमीनें भी नहीं है ज्यादा, लेकिन जिनके पिता काबिल हैं उनसे हिस्सा जरूर मांग लीजिए, दहेज मत मांगिएगा। अगर हिस्सेदारी मांगोगी तो सरपंच भी बन जाओगी, हिस्सेदारी मांगोगी तो पढ़ाई भी कर लोगी, हिस्सेदारी मांगोगी तो सशक्त भी हो जाओगी, हिस्सेदारी मांगोगी तो ससुराल में फांसी के फंदे पर भी नहीं लटकोगी और ना कोर्ट में मुकदमे करने पड़ेंगे।
ये इतनी छोटी लड़ाई नहीं है। जब भी मैं मेरे भाइयों से बात करती हूँ वो कभी कभी कहते हैं कि दीदी आप तो महिलाओं को भड़का देती हैं। तो मैं एक बात कहती हूँ कि जो भी मेरे भाई बिजनेस कर रहे हैं, जो भी मेरे भाई विधायक, एमएलए, एमपी, सांसद है, मंत्री है, प्रधानमंत्री हैं, उनसे एक सवाल है, आपको एक घर दे दिया जाए, उस घर में आपको खाना बनाने दिया जाए, उस घर से आपको आपकी पत्नी के पूछे बिना ना निकलने दिया जाए, आपको सिर्फ खर्चे के लिए पैसे दिए जाएं कि सब्जी खरीद लेना और अपने लिए कपड़े खरीद लेना, आप विधायकी तो छोड़िए, आप प्रधानी भी नहीं जीत पाएंगे और कभी बोलने भी ना दिया जाए। ये सारी चीजें किसके लिए करके रखी गई हैं बताइए? कौन लोग झेलता आ रहा है? ये सब महिलाएं झेलती आ रही है ना। आप लोग कैसे बोलने लगी? क्योंकि मैं कोई अलग बात नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ वही बात कर रही हूं जो इस समाज में है। एक तरफ तो हमारी महिलाओं को कानून का अधिकार दे दिया गया कि अगर आपका पति थप्पड़ मारे, अगर आपके सास ससुराल में टॉर्चर हो तो आप एफआईआर करा सकती हैं, आप 100 नंबर कॉल कर सकती हैं कि आपको मारा गया। और जैसे ही एक स्त्री के ऊपर अगर थप्पड़ पड़ा और उसने 100 नंबर कॉल किया, उस परिवार में उसको दोबारा से रखने के लिए कोई तैयार नहीं होता। कानून का अधिकार दे दिया, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे होगा उसके लिए उस फीमेल की बेचारी की व्यवस्था कहाँ की है? ऐसी दर दर भटकती हजारों बेटियों को मैं जानती हूं पर्सनली। और घर के इन लड़ाई झगड़ों में जो बच्चे हैं जिनकी अच्छी परवरिश हो रही होती है वो भी बिगड़ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, मेरी जितनी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैं उनसे एक बात जरूर कहूंगी, हमें लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन तार्किक बात अपने परिवार के अंदर रखने की बहुत जरूरत है। क्योंकि आप लोगों के पास एक वोट का अधिकार है जो एक पुरुष के बराबर ही है, जो एक प्रधानमंत्री के बराबर भी है। सोचिए, संविधान ने आपको कितने कितने स्ट्रॉन्ग अधिकार दिए हैं, लेकिन जब चुनाव करने का टाइम आता है, जब आप वोट डालने जाती हैं, यहाँ पर मेरी जितनी माता बहनें बैठी हुई हैं बता नहीं सकती, इसमें 90% ऐसी हमारी माताएं बहनें हैं जो कभी अपनी मर्जी से किसी को वोट नहीं डाला होगा। या तो पति ने कहा होगा या बेटे ने कहा होगा, इस तरीके से डाला होगा। तो मैं ये कहती हूं कि अपने जीवन के ये छोटे छोटे निर्णय अपनी मर्जी से लीजिए। अगर आपके क्षेत्र में कोई फीमेल चुनाव लड़ रही है तो जिता दीजिए जाकर के एक तरफा वोट करके। अगर आपके क्षेत्र में आप किसी को पसंद करती हैं, हो सकता है आपके साथ में सामने आज मंच पर बैठे हैं योगेश मान सिंह कुशवाहा भाई, कल को कैंडिडेट बने, पति कहां वोट डालने के लिए कह रहे हैं मत सोचना, आप देख लेना इनको कि हमारे लिए तो पहली आवाज उठाने के लिए, सीमा मैम को बुलाने के लिए तो योगेश भाई ने काम किया था, तो हम तो फिर इनको वोट करेंगे ना, क्योंकि ये हमारी आवाज बनेंगे। तो ये निर्णय भले ही आपको लगे कि छोटे हैं, लेकिन आपके जीवन बदल देंगे। और साथ में ही मैं एक और बात मेरी बेटियों से कहना चाहती हूँ। मैंने यहाँ मंच पर देखा हमारी बहुत सारी बेटियां आई। कभी कभी क्या होता है कि आज की डेट में मैं स्पेशली देख रही हूँ, रील्स मेरी बेटियां देखेंगी, उन चीजों से अट्रैक्ट होंगी, और जैसे ही माँ बाप ने उनको बाहर पढ़ने का मौका दिया, किसी ने उनको गुमराह किया और वो उनके साथ चली गई। बेटा, आपका पूरा जीवन खराब हो रहा है। हम लोगों की लड़ाई में ये बात बहुत बड़ी बाधा बन रही है कि जो पेरेंट्स आप पर विश्वास करके कि मेरी बेटी सशक्त बनेगी, सक्षम बनेगी, इस देश के लिए कुछ करेगी, वो बेटी अगर घर से चली जाएगी, अपने माँ बाप को बताए किसी के भी साथ, तो ये समाज का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ना उस माँ बाप को ठीक से जीने देगा, और आप जिसके साथ इतनी छोटी उम्र में बिना सोचे समझे जा रही हैं, वो व्यक्ति कभी भी आपके साथ, मुझे नहीं लगता है कि सही व्यवहार करेगा। तो मेरी बेटियों से मेरा अनुरोध है
बात करिए, स्कूल कॉलेज जा रही हैं, फ्रेंडशिप करिए, लेकिन अपने लिमिटेशंस को समझिए। और जब आप इस लायक हो जाएं, जब आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, पायलट बन जाएं, तो अपने माँ बाप के सामने आकर के कह दीजिए कि हाँ मुझे शादी करनी है इस व्यक्ति से। लेकिन आपकी पढ़ाई की उम्र में, जब आपके डेवलपमेंट का समय है, ग्रोथ का समय है, इन सारी चीजों में अगर आपने समय बर्बाद कर दिया, आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप माता सावित्रीबाई फुले बनती बनती रह जाएंगी। आप पायलट, इंजीनियर, ग्रोथ का समय है, इन सारी चीजों में अगर आपने समय बर्बाद कर दिया, आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप माता सावित्रीबाई फुले बनती बनती रह जाएंगी। आप पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर बनते बनते रह जाएंगी, और फिर आप निर्भर हो जाएंगी एक ऐसे व्यक्ति पर जो ना आपको सम्मान देगा, और जिसके तरफ आप देखेंगी कि उसके पॉकेट से हम कब चुपके से 500 रुपए निकाल लें, क्योंकि आपके पास फिनेंशियली कोई सोर्स ही नहीं है। आप कहाँ से पैसे कमाएंगे? तो जब आपको मौका मिल रहा है, यहाँ पर हमारी कितनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, मैं कह रही हूँ कि ऐसे कितनी माताएं बहनें जिनको अपने घर से वाकई में पढ़ने का मौका नहीं मिला होगा और पढ़ना चाह रही होंगी, लेकिन आज वो खेती मजदूरी करके अपने घर में काम करके अगर आपको संघर्ष करके पढ़ा रही हैं, तो आप ये समझिए कि आपको बहुत बड़ा मौका मिला है, और इस मौके का सदुपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बनाइए। आप सिर्फ अपने तक ही अपने को सीमित मत रखिए, उस परिवार की जिम्मेदारी लीजिए जिस घर की आप बेटी हैं। माँ बाप तो आपको बेटों की तरह पढ़ाना भी चाह रहे हैं, अपने बेटों की तरह बाहर भी निकाल रहे हैं, लेकिन आपने अगर अपने बारे में नहीं सोचा, तो आप सोचिए फिर कौन आपके बारे में सोचेगा। आप उस घर की जिम्मेदारी बनिए। आज बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि बेटी की शादी हो गई, अगर वो बेटी की शादी हो गई और बहुत सारे पैसे कमा रही, डीएम एसडीएम है, वो अपने ससुराल में भी मेंटेन कर लेती है और मायका भी मेंटेन कर लेती है। बेटियों की आदत जो होती है वो करुणामय होती है, वो दोनों परिवारों को देख लेती हैं। तो जब आपके अंदर ये क्षमता है, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, तो उसका सदुपयोग करके आगे बढ़िए, समाज में कंट्रीब्यूट करिए और देश की इकोनॉमी में देश के लिए कंट्रीब्यूट करिए। क्या आप लोगों में से कोई माता सावित्रीबाई फुले जी नहीं बन सकती? क्या आप में से कोई एडवोकेट नहीं बन सकती? क्या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है? सब कुछ इस देश के अंदर बेटियों ने प्रूव करके दिखाया है। तो आप लोगों के अंदर भी वो क्षमता है कि आप लोग प्रूफ कर सकती हैं। इस मध्य प्रदेश की धरती पर झलकारी बाई हुई हैं। ज्यादातर लोग नाम जो है माता क्या नाम है, लक्ष्मीबाई का लेते हैं, क्योंकि उनका इतिहास में नाम लिखा गया, लेकिन उनके साथ झलकारी बाई खड़ी रही। यहाँ पर लोधी समाज से अहिल्याबाई लोधी, राइट, मतलब मैं ठीक बोल रही हूँ, उनके जी अवंतिका बाई लोधी जी, कितनी माता बहनें हैं जिन्होंने बहुत अच्छे साम्राज्य चलाए हैं, लेकिन वो साम्राज्य उन्होंने तब चलाए हैं जब उन्होंने पहले वो साम्राज्य चलाने की क्षमता अपने अंदर डेवलप की है। आपकी कोई बात भी नहीं सुनेगा आप अगर खुद सक्षम नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि मुझे संघर्ष करने के लिए लड़ाई अपने घर से लड़नी पड़ती है। मैं पॉजिटिव लड़ाई की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि परिवार में आप लड़ जाइए, घर छोड़ दीजिए, घर कभी मत जाइए। उस लड़ाई की बात कर रही हूँ हक अधिकार की। अगर बेटियों को पिता मना कर रहे हैं कि नहीं हम पढ़ने भेजेंगे, माँ की ये जिम्मेदारी अपने पति को भी समझाए कि मैं आपकी पार्टनर हूँ, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, आपका परिवार मेंटेन करती हूँ, मैं अपनी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे। जितने पैसे बेटे पर खर्च करने उतनी बेटी पर करने हैं, और बेटी को ये प्रॉमिस करना है पेरेंट्स से कि मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि बेटा ही नहीं, भाई ही नहीं, मैं भी काबिलियत से आपके लिए कुछ करूंगी। ये एक बॉन्ड है, ये एक रिलेशन है, और इस रिलेशन में रहते हुए जिस परिवार ने ये ठान लिया, मैं दावे के साथ कहती हूं कि वो परिवार भी प्रोग्रेस करेगा, वो समाज भी प्रोग्रेस करेगा, वो देश भी प्रोग्रेस करेगा। और हमें ये फक्र की बात है,
आज हमारे बीच में भले ही नहीं है श्रद्धेय सुखलाल कुशवाहा सर, लीडरशिप क्वालिटी थी उनके अंदर। इस पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने क्रांति जला दी थी। दो मुख्यमंत्रियों को हराना आसान बात नहीं थी, सब कुछ करके दिखाया। हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग कर्मठ हैं, हम लोग संघर्षशील हैं, लेकिन हमारे परिवार का जो फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं अभी कमजोर है। उस परिवार रूपी फाउंडेशन को हमें मजबूत करना है। लोग कहते हैं कि बेटियों को सशक्त होना चाहिए, लड़ना भिड़ना सिखाना चाहिए। मैं कहती हूँ बाहर लड़ना भिड़ना वो अपने आप लड़ लेगी, पहले उस बेटी को घर में लड़ना सिखाइए। अगर आप उससे कहोगे कि आपको बेटा धीमे बोलना है, कम बोलना है, सुंदर दिखना है, शादी करनी है, ज्यादा पढ़ जाओगी तो लड़का नहीं मिलेगा, ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का ढूंढना ही क्यों है, उस लड़के को ढूंढो ना जो आपकी बेटी का सम्मान करे, आजीवन साथ दे। बेटी ज्यादा पढ़ जाएगी तब भी क्या फर्क पड़ेगा, बेटी कमा लेगी, दामाद के रूप में वो भी कुछ कमा लेगा। लेकिन आप ढूंढेंगे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा रिच लड़का, फिर वो आपको टॉर्चर करेगा। हमारा समाज में बहुत नाम है, मुझे मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, मुझे सेंट्रो चाहिए, मुझे होंडा सिटी चाहिए। पूरी जीवन आपका निकल जाएगा दहेज देते देते, ना आपकी बेटी कभी खुश रहेगी और ना आप खुश रहेंगे। इसीलिए जरूरी है एक अच्छे इंसान को ढूंढिए, इन सारे ट्रेंड जो चले आ रहे हैं इनको बदलिए। और बेटियों से भी मैं ये कहूंगी उस शख्स का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ जाइए जो आपको सम्मान दे। पैसा आपको कुछ टाइम के लिए सुकून दे सकता है, और जो इंसान बहुत लालची है वो आपको कैसे सम्मान देगा, जो दहेज पे दहेज मांगे जा रहे हैं। ऐसे ऐसे मैंने मुकदमे फाइट कर रही हूँ कि पिता ने दहेज ले रखा है और उस पिता ने कर्ज ले रखा है अपनी बेटी को दहेज देने के लिए, और वो कर्ज भी नहीं चुका पाया और उसकी बेटी फांसी के फंदे से झूल गई। ऐसे भी मुकदमे में लड़ रही हूँ। तो इसीलिए जरूरत है अपने घर को स्ट्रॉन्ग करने की, अपनी बेटियों को पढ़ाने की। उस बेटी को आप सशक्त बनाइए और उसको गलत सही भी सिखाइए। ये समाज अपने आप बहुत आगे चला जाएगा। हम लोग कहते हैं कि हम लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं, जिन्होंने भारत नहीं, ईरान, इराक, श्रीलंका, म्यांमार तक अगर शासन किया, तो मुझे लगता है कि आज हम मध्य प्रदेश में ही अपना शासन बना लें तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन कुछ भी ये संभव नहीं है, क्योंकि आज माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है और महिला सम्मेलन है, इसीलिए मेरा पूरा फोकस हमारी माताओं बहनों पर था। आप लोग मुझसे एक वादा करिए कि अब से आप अपनी बेटी को पढ़ने के लिए नहीं रोकेंगी, उसको आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगी, उसके लिए भले ही जेवर नहीं बनवाएंगी, लेकिन उसके किताबों पेन के लिए उसको पैसे जरूर देंगी। आप लोग हाथ उठा करके बताइए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगेन इस मंच पर जितनी भी मेरी माताओं बहनों ने पहली बार यहाँ बोलने की कोशिश की, मुझे लगता है कि अगली बार आप लोग दहाड़ेंगी। ये कोशिश करनी चाहिए, कुछ भी ये संभव नहीं है। मैं भी एक बहुत छोटे से गांव से आती हूँ, इटावा, उत्तर प्रदेश में एक बहुत छोटी जगह है। मेरे गांव में मैं पहली बार 8th क्लास के बाद 9th में किसी बेटी को पढ़ने की परमिशन मिली। पंचायत बैठा ली गई थी कि इस बेटी को पढ़ने भेजना है या नहीं। ये जर्नी मेरी बहुत बड़ी है, संघर्ष बहुत बड़ा है। निकलते थे, नुक्कड़ पे लड़के खड़े होते थे, भद्दे कमेंट करते थे, तो कभी कभी पीटा भी मैंने। और आज तक मैं कम से कम 20-25 लड़कों को पीट चुकी हूँ, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता है, गलत को बर्दाश्त करना ही नहीं है। उसके बाद जब दिल्ली आई, जब निर्भया के साथ ये अपराध हुआ, मैं 1-2 दिन तक खाना नहीं खाया। मैं रो रही थी, लेकिन अंदर से एक बहुत बड़ा गुस्सा था। उस समय 17 दिसंबर था, 16 को उनके साथ अपराध हुआ, 17 दिसंबर को पता चला। मैं निर्भया के माता पिता को नहीं जानती थी कि वो कहाँ हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन मैंने उस 17 दिसंबर 2012 को ही अपने मन में ठान लिया था कि इन दरिंदों को मैं फांसी पर चढ़वा के रहूंगी। वो जर्नी 7 साल का संघर्ष था। पूरा सिस्टम एक तरफ,
सीमा सुप्रीम कोर्ट में भी भिड़ रही है, रजिस्ट्रार से भिड़ रही है, मेरा मैटर क्यों नहीं लिस्ट करोगे। हर किसी से लड़ना पड़ा, कोर्ट के अंदर वकीलों से लड़ाई हो जाती है। अभी हाथरस केस आप लोगों ने देखा होगा, रात के समय एक बेटी को मिट्टी का तेल डाल करके उत्तर प्रदेश सरकार ने जला दिया। वकील आकर के भिड़ जाते हैं, उनका क्योंकि माइंड सेट है कि मैं पुरुष हूं, एक महिला मेरे सामने खड़ी है, मैं कैसे हरा सकती है, मैं इलीट क्लास हूं, एक महिला ओबीसी समाज से बेटी आकर के कैसे हरा सकती है, एक बेटी दिल्ली से आकर के हाथरस में उनकी कोर्ट में आकर के वकालत कैसे कर सकती है। अकेले भिड़ जाती है। और ये ताकत मुझे, अगर मैं कहूं तो ये ताकत मुझे मिलती है माता सावित्रीबाई फुले के विचारों से, ये ताकत मिलती है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों से, ये ताकत आप सभी लोग हैं। क्योंकि जब भी मैं किसी महिला के आंख में आंसू देखती हूँ, वो मेरे ऑफिस में होती है, वो आती है, कहती है मैम मेरी कोई गलती नहीं थी। एक बेटी एम्स हॉस्पिटल से निकल रही, 6 लड़के आए, गाड़ी में डाला, गैंग रेप किया, कहती अभी तक मैं नॉर्मल नहीं हो पाई। उस बेटी को नौकरी भी करनी है, घर भी चलाना है, लेकिन जो दरिंदगी झेली है उसके वजह से जब वो आंसू बहाती है मेरे ऑफिस में, तो मेरा मन करता है कि इन लोगों को मैं सजा दिलवा करके रहूंगी, और वही काम करती भी हूं मैं। इसीलिए मैं माता बहनों से कहती हूँ कि किसी भी लड़ाई को लड़ना है उससे पहले अपने अंदर ठान लेना, अपने अंदर वो लड़ाई जीतना। आप लोगों को पता होगा, अभी एक बेटी श्रद्धा वालकर मुंबई की, उसके बॉयफ्रेंड ने उसके 35 टुकड़े कर दिए। उस मुकदमे को आपकी ये बहन लड़ रही है। और आज मैं आप लोगों से ये बात कहती हूँ कि उस दरिंदे को भी मैं फांसी की सजा दिलाऊंगी, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक श्रद्धा वालकर की नहीं, इस देश की 50% महिलाओं की आबादी की है, उनके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है ये। हमारी बेटियां क्यों नहीं सुरक्षित घूमेंगी? हमारा भी तो खुला आसमान है, हमारी भी तो सड़कें हैं, नदियां भी हमारी हैं, हर चीज हमारी है, पूरा देश हमारा है। तो भाई वो लोग कौन होते हैं क्राइम करने वाले? लेकिन जिस दिन हमारी देश की 50% आबादी ने ठान लिया और साथ में हमारे पुरुष भाइयों ने सहयोग दे दिया, कभी किसी की बेटी की तरफ कोई गलत निगाह उठा के नहीं देखेगा। लेकिन शुरुआत हमें घर से करनी होगी, और अगर ये शुरुआत कुशवाहा साक सैनी मौर्य समाज के हमारे भाइयों माताओं बहनों से हो रही है, तो ये मेरे फक्र की बात है। ये शुरुआत आपके समाज की ये बेटी पहले ही कर चुकी है। एक कदम आप लोग मेरा साथ दे देना। इस देश के अंदर मैं दावे के साथ कहती हूँ, अपने मरते दम तक मेरी पॉलिटिक्स हो ना हो, इस देश की कम से कम बेटियां फक्र महसूस करेंगी कि हमारे लिए इस देश में कोई काम करके गया है। तो ये अगर बेटी आपके समाज से आ रही तो आपको भी फक्र होगा, इतना मैं वादा करती हूँ। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, समय काफ़ी हो रहा है, बहुत दूर जाना है, अभी खाना भी बनाना है, वही सारी जिम्मेदारियां। लेकिन ये सारा काम करते हुए भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूलना है, अपने बेटों और बेटियों को दोनों को आगे करना है। बेटियों को जितना सशक्त बनाए उससे ज़्यादा बेटों को संस्कार दें। जब आपका बेटा घर से निकले तो उसको एक बात जरूर बोलना, बेटा अगर हमारे लिए तुम्हारे मन में थोड़ा भी सम्मान है तो कभी किसी की घर की बेटी के साथ कभी कुछ गलत मत करना। इतनी बात हर माँ की जिम्मेदारी है और हर ये पिता की जिम्मेदारी है अपने बेटे को बोलना। और जब वो रात के 7-8 बजे वापस आए तो एक बार पूछ जरूर लेना कि बेटा कहाँ से आ रहे हो, क्योंकि आपके बेटे की स्वतंत्रता, स्वच्छंदता किसी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इसीलिए उस बेटे को उतनी ही फ्रीडम दो जिससे वो किसी बेटी का नुकसान ना करने पाए, और अपनी बेटी को इतना सक्षम बनाओ कि कोई बेटा उसकी तरफ आंख ना उठाने पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये महिला सम्मेलन जो कि योगेश मान सिंह कुशवाहा भाई साहब की अध्यक्षता में हुआ, उनकी पत्नी कमला भाभी और तमाम मेरी माताओं बहनों
की उपस्थिति में हुआ है। मेरे पूरे यहाँ पर जितने दीर्घा में भाई खड़े हुए, मंच पर सभी आसीन, आप सभी का बहुत बहुत सहयोग और इतना शांति बनाए रखने के लिए बहुत बहुत सहयोग। और आप लोगों से मैं एक और बात कहूंगी, व्यक्तिगत रूप से मैं सभी माताओं बहनों को नहीं मिल पाई हूँ, लेकिन ये समझ लेना मैंने सभी को गले लगा लिया और सभी से मैंने मिल लिया, इतना महसूस जरूर कर लेना, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मिलना संभव नहीं है। आगे फिर आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। जय भीम, जय भारत।